में एक महिला को देखकर चौंक गई। चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था। शायद यही हाल उस अजनबी महिला का भी था। अचानक से निशा को याद आया और वह उसके पास जाकर बोली, हाय, क्या आपका नाम रेखा है? वह महिला उसे देखते हुए बोली, और तुम निशा ना? वे दोनों बचपन की सहपाठी थी। रेखा निशा को देखती हुई बोली, पर तू यहाँ इस ऑफिस में, तेरे तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे ना। तू तो आईएएस बनने का सोच रही थी। निशा थोड़ा सकचाकर बोली, हाँ, सपनों में और हकीकत में अंतर होता है। पिताजी को बेटियों के हाथ पीले करने की जल्दी थी तो उन्होंने मेरी पढ़ाई को महत्व ही नहीं दिया। शुक्रगुजार हूँ अपनी सासू माँ की कि उन्होंने शादी के बाद पढ़ने और नौकरी करने की अनुमति दी। अरे अनुमति क्या देना, कमा रही हो तो उनके घर को ही तो भर रही हो ना, कौन सा खुद के पर्स में रख लेती हो? रेखा बालों को पीछे झटकते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है। वह मेरी कमाई का एक पैसा भी नहीं लेती है। अच्छा चल, अब तू भी यहीं पर नौकरी कर रही है तो किसी दिन मिलकर बैठते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसा कह निशा कैंटीन से अपने डिपार्टमेंट में वापस आ गई। 2-3 दिन के बाद एक दिन लंच टाइम में रेखा निशा को ढूंढती हुई उसके डिपार्टमेंट में आई और बोली, चल ना, कैंटीन में जाकर खाना खाते हैं। रेखा को देखकर निशा खुश हो गई। बचपन में भले ही वे दोस्त नहीं थे, पर साथ पढ़ने वालों को देखकर उनसे आने वाली अपने शहर, स्कूल, बचपन की सौंधी खुशबू से अपनेपन का एहसास तो होता ही है। निशा बोली, मैं तो टिफिन लाई हूँ, आजा तू भी, साथ में ही खा लेते हैं। टिफिन में रखे गर्मा गर्म इडली, चटनी, सांभर को देखकर तो रेखा बोल पड़ी, हे भगवान, यह सब बनाने के लिए तुझे कितनी सुबह उठना पड़ा होगा। मुझसे तो यह सब होता ही नहीं है। कितने दिन हो गए हैं ऐसा घर का गर्म नाश्ता किए हुए, मैं तो कुछ बनाती ही नहीं हूँ। सुबह काम करके आओ, शाम को जाकर फिर काम करो ना। बाबा, मुझसे तो नहीं हो पाता। तुम कैसे सुबह सुबह इतना सब नाश्ता बना लेती हो? निशा बोली, मैंने नहीं, मेरी सासू माँ ने बनाया है। सुबह का नाश्ता मुझे वही बना कर देती है। यह सुनकर रेखा की तो आंखें चौड़ी हो गई, पर फिर मुंह बनाकर बोली, अरे निशा, तुम सासू के साथ रहती हो तब तो तुम्हें बहुत काम करना पड़ता होगा और अपने मन का कुछ कर भी नहीं पाती होगी। ना अपने मन का खाना, ना पहनना, हर वक्त सास से दब कर रहना। निशा उसे नकारते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सासू माँ तो मुझे शाम को भी रसोई में जाने नहीं देती है। कहती है, थक कर आई हो, जाओ पहले थोड़ा समय बेटी मीठी के साथ खेलो, थोड़ा समय पति अरुण के साथ बिताओ। अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं और तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है, काम करने को तो ज़िंदगी पड़ी है। सच में मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, सच कहूँ तो मम्मी से भी अच्छी। यहाँ तक कि उन्होंने तो शादी में दहेज भी नहीं लिया था। हे भगवान, निशा तू कहाँ फंस गई? तेरी शादी को कितना समय हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरे पति में, खानदान में कुछ खोट हो? रेखा चिंतित होते हुए बोली। निशा थोड़ा झुंझलाकर बोली, कैसा खोट? इतने सालों से साथ में हूँ। अरुण तो इतने अच्छे हैं कि सिगरेट शराब तो दूर, एक लौंग तक का व्यसन नहीं करते हैं। मालूम है, मेरे ससुराल में कोई भी मांस नहीं खाता है। मम्मी पापा से शादी से पहले जब मैंने इतराज़ किया तो बोले, तो क्या हुआ? मांस खाना कौन सी बड़ी अच्छी बात है, तुम भी मत खाना। पर सासू माँ ने कहा, तुम्हें मांस पसंद है तो बाहर जाकर खा सकती हो, घर पर ही बनाना हो तो ऊपर छत वाले चौके में मैं सारा इंतजाम करवा दूंगी। हाँ, तो इसे अच्छी नहीं, समझदार सास कहते हैं। उन्हें मालूम था कि तुमको मना करेगी तो शायद तुम नहीं मानोगी, ऐसे उनके एहसान के नीचे दबकर शायद खाना छोड़ दोगी। सच कह रही हूँ ना मैं। अब तूने खाना छोड़ दिया है ना? रेखा ने गंभीरता से कहा। निशा विचार में पड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है? निशा को विचारों में खोया देखकर रेखा फिर बोली, तू आज भी बहुत भोली है। ससुराल में सब तेरे भोलेपन का फायदा उठाते होंगे। अच्छा बता, जीजू की सैलरी वो किसे देते हैं? निशा सोचते हुए बोली, खुद रखते होंगे या माँ को देते होंगे, क्या पता, मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। वैसे भी सारा घर माँ संभालती हैं और अरुण घर के बड़े बेटे हैं तो उनकी तो जिम्मेदारी बनती है। मेरी भोली सखी, अच्छा हुआ मैं तुझसे मिली, नहीं तो सब तुझे लूट लेते। अरे पागल, इसलिए तेरी सासू माँ तुझे रसोई में जाने नहीं देती? नहीं तो सोच, ऐसी कौन सी सास होगी जो बहू के होते हुए भी काम करना चाहेगी? मैंने तो शादी के 2 महीने बाद से मनोज की सैलरी का हिसाब रखना शुरू कर दिया था। अरे भाई, इसमें शर्म कैसे? पति है मेरा, और 6 महीने बाद ही बोल दिया था कि मेरे घर में तुम्हारे माता पिता की कोई जगह नहीं है। निशा आश्चर्य से रेखा को देखते हुए बोली, तुम्हारे घर? अरे वह घर उनके बेटे का भी तो था। रेखा बोली, शादी के पहले तक, शादी के बाद नहीं। मालूम है, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे मनोज को, तो मैंने एक दिन अपने सास ससुर से बोल दिया, या तो मुझे चैन से अकेले रहने दो, नहीं तो तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। जहाँ एक बार दहेज उत्पीड़न का केस किया, फिर तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी अदालत का चक्कर काटते ही बीतेगी। निशा ने कुछ आश्चर्य, कुछ अनमने से अपना टिफिन खत्म किया। आज उसे टिफिन के खाने में वो अपनेपन, प्यार का स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि रेखा कटुता का नमक जो मिला गई थी। ऑफिस खत्म होने पर निशा घर पहुंची तो रोज की तरह सासू माँ ने मुस्कुराकर दरवाजा खोलते हुए हालचाल पूछा। आज निशा को वह मुस्कुराहट बनावटी लग रही थी, पर उसने तुरंत अपने मन में आए नकारात्मक विचारों को झटक दिया। पर आज उसने मीठी को गले से नहीं लगाया, उसकी दिन भर की बातें नहीं सुनी। वह हाथ मुँह धोकर सीधा रसोई में गई। माँ चाय बनाने जा रही थी। निशा बोली, अरे रहने दीजिए माँ, चाय मैं बनाती हूँ, क्योंकि निशा के दिमाग में रेखा की बातें गूंज रही थी। एक ही ऑफिस में होने के
कारण रेखा अक्सर निशा से मिलती रहती और हमेशा ससुराल वालों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर निशा के मन को उनके खिलाफ भरने की कोशिश करती, जिसमें कि वह सफल भी हो रही थी। अब निशा भी सोचने लगी थी कि हाँ, साथ में रहने पर कितना मुश्किल है, सारा पैसा खर्च हो जाता है सासू माँ पर, उनकी दवाइयों पर, रिश्तेदारों पर। अब जाने अनजाने निशा की आंखों में एक छोटा सा ख्वाब पलने लगा था, एक छोटे से घर का जहाँ पर सिर्फ निशा, अरुण और मीठी होंगे और कोई नहीं। पर प्रकृति को उसका यह सपना मंजूर नहीं था, इसलिए आंखों में घर के सपने के साथ साथ उसकी कोख में भी एक सपना पलने लगा था। रेखा की बातों के प्रभाव में आकर निशा अब बहुत अलग व्यवहार करने लगी थी। वह कई बार दबी जुबान में अलग रहने की बात भी अरुण से कर चुकी थी। अरुण उसे प्यार से समझाता, पर उसे सबका प्यार दिखावा लगता। सब उसके व्यवहार का परिवर्तन महसूस कर रहे थे, पर सबको लगता कि यह चिड़चिड़ापन उसकी गर्भावस्था के कारण है। एक दिन अरुण की माँ अरुण से बोली, देख, निशा का ऑफिस है, उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, नहीं तो मैं उसे मन बदलने के लिए मायके भेज देती। अरुण बोला, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, मैं उसके ऑफिस में बात करूँ क्या? नहीं बेटा, यह निर्णय उसको ही लेने दो। अगर वह अभी छुट्टी ले लेगी तो बाद में उसके मम्मी पापा या बहन को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लेते हैं, शायद उसे अच्छा लगे। हाँ माँ, यह भी ठीक रहेगा, मैं अभी मम्मी जी से बात करता हूँ। कुछ दिन बाद निशा के मम्मी पापा तो नहीं आ पाए, पर छोटी बहन नेहा आ गई। अब दोनों बहनें आपस में गप्पे मारती, कभी कभी सासू माँ भी उनके ठहाकों में सम्मिलित हो जाती। एक दिन नेहा बोली, मानना पड़ेगा दीदी, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी अच्छी सासू माँ मिली है। निशा मुँह बनाकर बोली, तू भी ना इनके बहकावे में आ गई, कोई अच्छी बच्ची नहीं है, सब नाटक है, बेटे को काबू में करके रखने के लिए, इसलिए तो दहेज नहीं लिया कि बहू एहसान तले दबी रहे। इतना कहकर निशा तो वहाँ से हट गई, पर नेहा सोचने लगी, इतने सालों से सासू माँ की, ससुराल की, जीजू की इतनी तारीफें करने वाली मेरी दीदी को यह क्या हो गया? यह सारी बातें जो उसने कही वह उसकी नहीं लगती है। नेहा ने मन में कुछ सोचा। वह छोटी जरूर थी पर समझदार थी। उसने सोचा, अभी अगर वह निशा को कुछ समझाने गई तो निशा उसे भी अपना दुश्मन समझ बैठेगी। पहले पता लगाना पड़ेगा कि निशा को ससुराल वालों के खिलाफ भड़का कौन रहा है। रात को जब तीनों, निशा, नेहा और मीठी सोने जा रहे थे तो मीठी के कहानी सुनाने की जिद पर नेहा बोली, चलो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। फिर निशा को देखते हुए पूछी, दीदू, क्या आपने मीठी को वो धान और सत्तू वाली कहानी सुनाई है जो हमें मासी सुनाती थी? निशा किंचित रोष से बोली, मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, ये तो इसकी दादी ने ही कहानी सुना सुनाकर इसकी आदतें खराब की है। नेहा बहुत कुछ कहना चाहती थी पर चुप रह गई। गर्म तवे पर पानी डालने से फायदा नहीं, पहले आग बुझानी पड़ेगी। वो मीठी को अपनी तरफ खींचकर बाहों में समेटकर कहानी सुनाने लगी। मालूम है गुड़िया, बहुत समय पहले की बात है, तब न तो यातायात के साधन थे, न ही आजकल की तरह दुकानें और होटल। तब लोग पैदल ही यात्रा करते थे, क्योंकि घोड़ा आदि जानवर भी सिर्फ अमीरों के पास होते थे। तो लोग यात्रा पर जाते समय थोड़ा खाना या दूर की यात्रा के लिए सत्तू बांध लेते थे। मासी, सत्तू मुझे अच्छा लगता है। हाँ, तो ऐसे ही किसी सफ़र पर दो मुसाफिर एक कुएं पर मिले, एक के पास सत्तू था, एक के पास धान। मासी, धान मतलब जिसको कूट कर चावल निकालते हैं वह? मीठी आंखें बड़ी करते हुए बोली। नेहा बोली, हाँ वही मेरी गुड़िया। अब निशा भी करवट बदलकर उन लोगों की बातों और कहानी का आनंद ले रही थी। भाई, जो भी हो, बचपन की कहानियाँ हर उम्र में मन को गुदगुदा जाती है। नेहा ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोला, जिस राहगीर के पास धान था उसने देखा सामने वाले के पास तो सत्तू है। उसने चालाकी करते हुए कहा, सत्तू लपे टट्टू, कब साना कब खा कब चला, धान बेचारा कूटा खाए चला। ऐसा उसने 3-4 बार कहा। तो जिसके पास सत्तू था वो उसके कहने में आ गया। उसको भी लगा, सत्तू लपे टट्टू, कब साना कब खाए कब चला, धान बेचारा कूटा खाए चला। उसने विनती करते हुए धान वाले राहगीर से उसका धान लिया और अपना सत्तू दे दिया। धान वाले ने भी खूब एहसान जताते हुए अपना धान उसके सत्तू से बदल लिया और अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसने सत्तू साना खाए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। वही धान पकड़े दूसरा राहगीर अभी तक समझ नहीं पाया था कि दूसरा राहगीर उसे ठग कर चला गया है। मीठी बोली, मासी, यह सत्तू वाला राहगीर बिल्कुल बुद्धू था क्या? वह धान को कूट कर कब चावल निकालेगा, कब पकाएगा तो कब खाएगा? नेहा बोली, बुद्धू तो नहीं था पर बुद्धू ही कहलाएगा अगर कोई ऐसे किसी की बातों में आ जाएगा। मीठी बोली, मासी, ऐसा नहीं होता है, कोई भी इतना बुद्धू नहीं होता कि बिना सोचे विचारे किसी की बातों में आ जाए। नेहा बोली, गुड़िया, अभी आप छोटे हो, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, आप समझ भी नहीं पाते कब ये अपनी मीठी मीठी बातों से आपके दिमाग पर काबू कर लेते हैं। फिर निशा की ओर देखकर बोली, दीदू, जाग रही हो या सो गए हो? वो गाना याद है जो मम्मी बचपन में सुनाती थी? इतना कहकर वो गाने लगी। मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी भी साथ में गाने लगी। मासी, पूरा गाना सुनाओ ना। नहीं गुड़िया, अभी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। पूरा गाना कल स्कूल से आकर नानी से फ़ोन पर सुन लेना। नेहा और मीठी तो सो गई पर निशा की आंखों में नींद नहीं
थी। वह मानो बचपन में खो गई थी। उसके कानों में बार बार सिर्फ यही गाना गूंज रहा था। दूसरे दिन शाम को जब निशा ऑफिस से घर आई तो चाय वगैरह पीने के बाद नेहा बोली, दीदी आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए इस बार। निशा बोली, इतने सालों से तो हर बार घूमती है, अब कुछ बचा भी है तेरे लिए? ठीक है, कल छुट्टी है, कल मॉल चलेंगे। क्या दीदू, मॉल में तो वहाँ पर भी घूम चुकी हूँ। आपने बताया था ना कि आपकी बचपन की कोई दोस्त यहाँ आपको मिली है, वो कई बार यहाँ घर पर भी आ चुकी है। चलो ना, मुझे उससे मिलवाओ ना। नेहा ठुनकते हुए लाड़ से बोली, ठीक है तो उसे कल घर पर बुला लेती हूँ। निशा खुशी से बोली। नेहा बोली, दी आप उनको क्यों बुलाओगी? चलो ना, हम जाकर उनको सरप्राइज देते हैं। निशा बोली, हाँ यह भी ठीक रहेगा। वैसे भी वह कई बार मुझे अपने घर आने के लिए कह चुकी है, उसे अच्छा लगेगा। वास्तव में नेहा ने कुछ दिनों में विचार करके यही निष्कर्ष निकाला था कि जब से दीदू ने अपनी सहेली के बारे में बताया था, उसके बाद से दीदू का व्यवहार बदल रहा है। दूसरे दिन दोपहर को खाना खाने के बाद निशा, नेहा और मीठी तीनों ही कार से रेखा के घर के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने नेहा की बेटी के लिए उपहार और चॉकलेट भी ली थी। नेहा के घर पहुंचते उन्हें लगभग 4 बज गए थे। निशा थोड़ा नाराज हो रही थी कि मुझे रेखा को फ़ोन करके बताने तो दे कि हम आ रहे हैं, कहीं वो घर पर नहीं हुई तो क्या हम इंतज़ार कर लेंगे? पर सोचो उनको आपका सरप्राइज़ कितना अच्छा लगेगा। इस बात पर निशा मुस्कुरा दी। रेखा के फ्लैट के बाहर पहुंचकर जब उन्होंने घंटी बजाई तो अंदर से आवाज़ आई, पूजा। दरवाजे पर देख कौन है? मम्मा, मैं टीवी देख रही हूँ, आप खुद देख लो ना। बड़बड़ करती हुई रेखा की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। दरवाज़ा खोलते हुए भी वह कुछ बोलने जा रही थी, पर निशा को देखकर जबरन मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम फ़ोन कर दिया होता तो मैं आ जाती, ऐसी हालत में तुम क्यों परेशान हुई? उसकी बातों से खुश होकर निशा बोली, तुम मेरा कितना ख्याल रखती है। पर ये नेहा मेरी छोटी बहन आई हुई है ना, यह तुमसे मिलना चाहती थी, तो बस तुम्हें सरप्राइज करने के लिए फ़ोन नहीं किया। नेहा बोली। रेखा दी, डॉक्टर ने दीदी को घूमने फिरने को बोला है, वैसे क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाओगी? रेखा अकचकाकर एक ओर हटते हुए बोली, आओ ना, अंदर आओ ना। फिर अपने अव्यवस्थित घर पर नज़र डालते हुए बोली, क्या करूँ, कामकाजी हूँ ना, तो घर को समय ही नहीं दे पाती। रविवार का एक दिन मिलता है पति और बेटी के साथ बिताने के लिए, उनमें भी घर की साफ सफाई करो तो यह नाराज़ होते हैं कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। पर मम्मा, पापा तो सुबह गुस्सा में कह रहे थे कि ना जाने कैसी सुअर से पाला पड़ा है, मुझे इस गटर में नहीं रहना। चुप कर, पता नहीं क्या बेकार की टीवी की बातें सुनकर बोलती रहती है। चल आंटी को हेलो बोल और अपने कमरे में जा। सुन, मीठी को भी ले जा, इसके साथ खेल। निशा बोली, अरे तो कोई बात नहीं, हम तुमसे मिलने आए हैं, तेरे घर से नहीं। तब तक मीठी ने आगे बढ़कर रेखा के पैर छू लिए। रेखा फिर नाक सिकुड़ती हुई बोली, हमारी पूजा तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है, उसे यह सब मैंने नहीं सिखाया। पूजा आंटी को हेलो बोलो। पर पूजा टस से मस नहीं हुई। आखिर निशा बोली, हेलो पूजा, मैं तुम्हारी मम्मा की दोस्त हूँ, ये देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। एकदम से बंदर की तरह उछलते हुए निशा के हाथों से उपहार खींचकर वह अंदर भाग गई। रेखा चिल्लाती रह गई। रेखा बहुत घमंड से बोली, अकेली है ना, बहुत लाड़ प्यार से पाला है, इसलिए किसी की बात सुनती ही नहीं। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद ना जाने क्यों निशा का मन उचटने लगा। वह रेखा से बहाना बनाकर कि उन्हें डॉक्टर के पास भी जाना है रेगुलर चेकअप के लिए, वह वहाँ से बगैर कुछ चाय पानी के उठ गई। रेखा ने रोकने की कोशिश भी नहीं की। कार नेहा ने एक पार्क के आगे रोक दी। निशा ने कुछ भी सवाल नहीं पूछा, वह अपने भीतर के सवालों से जूझ रही थी। मीठी तो पार्क में आकर खुश हो गई। नेहा ने ठंडे पानी की एक बोतल और 3 आइसक्रीम ली। वह दोनों वहीं पड़ी बेंच पर बैठकर खाने लगी। मीठी खाकर झूला झूलने चली गई। निशा बोली, तू जानबूझकर मुझे रेखा के घर ले गई थी ना? नेहा आइसक्रीम खाते हुए हैरानी से उसे देखती हुई बोली, हाँ तो मैं ही तो आपको आने के लिए बोली थी, क्या हुआ? क्या आपको उनके घर आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, निशा सिर हिलाते हुए बोली। रेखा ने जो तस्वीर दिखाई थी अकेले घर की मौज मस्ती की, वह तस्वीर इस घर से बिल्कुल अलग है। दीदू, यह आपकी दोस्त नहीं, कलयुग की मंथरा है। यह ना इतनी महीन काटते हैं कि सामने वाला संभल भी नहीं पाता। अभी कैसे वह रोना रो रही थी अकेले रहने का और सारा काम खुद न कर पाने का, और कैसे आपको सिखाना शुरू कर दिया था कि संयुक्त परिवार में कितना मुश्किलें हैं, फैमिली गेम। हाँ नेहा, मैं उसके बहकावे में आ गई थी। यह मेरा घर, जहाँ मेरी सासू माँ ने मुझे राजकुमारी का दर्जा दिया, मैं तेरे जीजू जिन्होंने मुझे रानी बनाकर रखा, यह मेरा खुशियों से भरा हंसता खेलता साम्राज्य, जिसको मैं उसके बहकावे में आकर अपने हाथों से आग लगाने जा रही थी। निशा रोते हुए बोली, छोटी, क्या मिल जाता उस रेखा को मेरा साम्राज्य नष्ट करके? मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा, भगवान का शुक्र है कि तू आ गई और तूने मुझे उसके चंगुल से निकाल लिया। दीदी, मैंने कुछ नहीं किया, आपको खुद से इस बात का एहसास हुआ, और अब वचन दो, अब किसी की मीठी बनावटी बातों में नहीं आओगी। थोड़ी देर बाद निशा अपनी सासू माँ के गले से लगकर रो रही थी।
उसने सारी बातें अपनी सासू माँ को बता दी थी। निशा ने अरुण से भी अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। वह रोते हुए उन दोनों से बोली, अब आप दोनों मुझसे उतना प्यार नहीं करोगे ना? सासू माँ उसे गले लगाते हुए बोली, तू हमेशा मेरी बेटी थी और रहेगी। अरुण बोला, और मैं? तुम दोनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। और मैं दादी? तुम तीनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। और मैं? नेहा ने पूछा। तू तो परी है जिसने एक दुष्ट चुड़ैल के हाथों से मेरी खुशियों का साम्राज्य उजड़ने से बचा लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।